हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे सीरीज में। एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए जरूरी है। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफी डिटेल में प्रेजेंट टेंस को समझा था और मैंने आपको ये बोला था, कुछ होमवर्क दिया था कि अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो एक क्विक रिकैप लेते हैं और फिर आज देखते हैं पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही बारीकी से हम सारे सब्जेक्ट्स के एक एक कॉन्सेप्ट्स को आपको बता रहे हैं काफ़ी डिटेल में, और ये बहुत ज़रूरी है। सो अब क्विक रिकैप। आपको सबसे पहले मैंने 12 सेंटेंसेस दिए थे और बोला था कि आप एक बार यू जस्ट गो थ्रू दीज सेंटेंसेस एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एरर्स इफ एनी। इन 12 सेंटेंसेस में आप देखें, अगर कोई भी एरर आपको समझ में आता है आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, और फिर इस सेशन के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली टेंसेस की समझ होने के बाद और इसके स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से समझने के बाद कितनी आसानी से हम इन सेंटेंसेस में अगर गलतियां हैं तो उनको पकड़ पाते हैं। काफी डिटेल में हमने स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल्स समझ लिया था। आई होप कि इतना तक क्लियर है। क्लियर नहीं है तो प्लीज आप इसके पहले वाला वीडियो देखें, या फिर अगर आपने उस सेशन को नहीं अटेंड किया है आप उसको एक बार देखें, तब आज का सेशन आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आज आगे बढ़ेंगे पास्ट और फ्यूचर की ओर। क्विकली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने ये देखा था कि जब भी कोई काम पहले से हो रहा है, पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन, वर्ब आईएनजी प्लस फॉर या सिंस, है ना। या तो फॉर होगा या सिंस होगा, और उसके बाद जब से वो काम हो रहा है। तो क्विकली देख लेते हैं कि फॉर कब होगा और सिंस कब होगा, और उसके बाद हम पास्ट एंड फ्यूचर पे आएंगे। जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो ड्यूरेशन फॉर्म में है, मतलब वो 3 घंटों से ड्राइव कर रहा है, तो ड्यूरेशन बता रहे हैं कितने घंटों से, 3 घंटों से, और कहते हैं कि वो 11 बजे से ड्राइव कर रहा है ना। तो यहाँ पे हो गया 3 आवर्स और यहाँ पे हो गया 11 o'clock, राइट। तो ये हो गया ड्यूरेशन, इसलिए हो जाएगा फॉर, और ये हो गया एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हो गया सिंस। अगर मैं कहती हूं मैं I have been teaching you for 5 years, है ना, तो 5 years आ जाएगा ड्यूरेशन। और अगर मैं कहती हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग यू 2017 से, 2017 से, तो हो जाएगा सिंस 2017। अगर मैं कहती हूँ कि मैं 2 दिनों से इस असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 days, राइट। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैं मंडे से इस काम को कर रही हूँ, तो सिंस मंडे। आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो बेसिक आपको यही याद रखना है, और इसके लिए एक थंब रूल आप ऐसे रख सकते हो कि जब भी हमें पता है काम कितने दिनों से, कितने हफ्तों से, कितने महीनों से, कितने सालों से हो रहा है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। और अगर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने महीनों से हो रहा है, कितने सालों से, और हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है, तो हम सिंस यूज करेंगे। लेकिन कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जो कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। सो 90% तो आपके इस कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो कहाँ पे आता है। अगर मैं कहूंगी मैं उस दिन से डांस सीख रही हूँ जिस दिन मेरी शादी हुई थी, आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू डांस सिंस और फॉर द डे आई गॉट मैरिड। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस आना चाहिए कि फॉर, दोनों जगह पे। और आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू डांस सिंस और फॉर एजेस, और फॉर अ वाइल और फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब इन दोनों जगह पे कितने सालों से हमें पता नहीं चल रहा है, तो अगर हम जो हमने अभी सीखा है उसके हिसाब से उस रूल को अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या होगा कि हम दोनों जगह पे कर देंगे सिंस। सिंस द डे आई गॉट मैरिड, सिंस एजेस, सिंस अ वाइल, सिंस अ शॉर्ट टाइम, है ना। यहाँ पे अ वाइल अ शॉर्ट टाइम होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हमें, जैसा 11 o'clock, 2017, मंडे, इवनिंग, मॉर्निंग, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, या मैं सुबह से एक लेटर लिख रहा हूँ, या फिर कितने घंटों में, कितने सालों में। ये वाले थंब रूल में अगर आपका नहीं आ रहा है 90, मोर देन 90% में, तो आपका ये कवर हो जाएगा। एज एन एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब कहते हैं
कि द डे आई गॉट मैरिड, मतलब फिर भी एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस। ठीक है, सिंस आई गॉट मैरिड। एंड बाकी जगह है, हालांकि यहाँ पे कितने सालों से नहीं पता चल रहा है, लेकिन एजेस, अ वाइल, अ शॉर्ट टाइम, अ लॉन्ग टाइम, इनके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। सो ये एक्सेप्शन याद रखें, फिर ये आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे आपको फॉर रहना चाहिए और कहाँ पे सिंस। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप पक्के हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस समझने के लिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को भी रखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर प्रेजेंट समझ में आएगा पास्ट बहुत आसान होगा। सो सिंपल पास्ट टेंस आप देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब में एस ई एस। अब पास्ट टेंस में बहुत ही इजी है। हमने प्रेजेंट टेंस में हर जगह देखा था सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऐसा करना है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वैसा करना है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट, दैट्स ऑल। यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। सो सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट टेंस से क्या फर्क हो गया? वहां पे वर्ब अकेला या एस ई एस के साथ होता था, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। अब इससे हमें एक बात और समझ में आई, प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिंपल देख करके, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट देख करके, कि सब्जेक्ट के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या सिंपल पास्ट टेंस होगा। और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वर्ब या तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा या एस ई एस के साथ रहेगा या सेकेंड फॉर्म रहेगा। राइट, मतलब आईएनजी नहीं हो सकता, थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, मतलब कि राम राइटिंग नहीं हो सकता, है ना। राम राइटिंग कुछ भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इज, आर, एम, हैज, हैव, तो हमें वर्ब या तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए या एस ई एस फॉर्म में चाहिए, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, या सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। सो ये चीजें साथ साथ में समझनी बहुत जरूरी है। सेकेंड आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा था सब्जेक्ट इज, आर या एम और वर्ब आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में बस ये आपका इज, आर और एम की जगह पे वॉज और वर आ जाएगा, है ना। तो ये तो सेम रहा, ये भी सेम रहा, स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ वॉज और वर। अब वॉज कहाँ? सिंगुलर एंड आई के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। ओके, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भी मैंने होमवर्क कर लिया है तो हो गया था प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने होमवर्क कर लिया था तो हो गया पास्ट परफेक्ट। अब यहां भी कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इस हैज हैव की जगह पे आ जाएगा हैड। सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे और क्या क्लैरिटी आई कि जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब हैज या हैव या हैड है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। हैज के बाद वर्ब अकेला या वर्ब आईएनजी या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा, आप तुरंत पकड़ लोगे। अगर कहीं पे लिखा है ही हैज वेंट, तो तुरंत आपको पकड़ना है कि हैज है भाई, तो यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो गॉन होना चाहिए, वेंट नहीं होना चाहिए। राइट, तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो काफी इजी हो जाएगा हमें एरर फाइंड करना, और साथ ही साथ जब आप ऐसे लेटर राइटिंग करते हो तो भी इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट एरर फ्री सेंटेंसेस, और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपका प्रॉपर रहेगा। क्योंकि जब हम पेपर चेकिंग करते हैं आपकी, बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक्स होती है, और इसका हमें रीजन यही समझ में आता है कि जो भी स्टूडेंट है उसको टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं है। सो इंग्लिश में ना सिर्फ इस एग्जाम के लिए, बाकी अदरवाइज भी इंग्लिश में आपको इन दोनों पे पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम रहेगा प्रेजेंट जैसा, बस यहाँ पे हैड हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो फिर भी हैज और हैव था, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन पास्ट में सिर्फ हैड है, तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब पास्ट टेंस में आपको कहीं भी ये देखने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको सीधा अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तब थोड़ा सा देखना पड़ेगा वॉज होगा कि वर होगा, जो कि बहुत इजी है। पास्ट परफेक्ट हैड, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिर्फ हैड। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा।
क्विकली देखते हैं कि अगर पास्ट टेंस होगा तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। सो रोहन राइट्स अ लेटर, ये क्या हो जाएगा, रोहन रोट अ लेटर, क्योंकि सिर्फ हमारा यही बदल रहा था। रोहन इज राइटिंग अ लेटर, रोहन वॉज राइटिंग अ लेटर। रोहन हैज रिटन अ लेटर, रोहन हैड रिटन अ लेटर। रोहन हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, रोहन हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। फ्यूचर टेंस समझने के लिए प्रेजेंट एंड पास्ट के साथ देखते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब फ्यूचर टेंस में शैल या विल है ना, फ्यूचर मतलब जो भविष्य में होने वाला है। अब अगर हम पहले की बात करें कन्वेंशनली, तो शैल और विल में भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो विल का यूज करते थे, और प्लूरल या आई यू के साथ शैल का। लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है, अभी विल इज यूज्ड मोर, और शैल तब बोलते हैं जब हम अपने जो भी बात कर रहे हैं उसको थोड़ा हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको बल देना चाहते हैं कि हाँ आई विल हेल्प यू। लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं, उसको अश्योर करना चाहते हैं अगले बंदे को कि जरूर हम हेल्प करेंगे, तो आई शैल हेल्प यू। सो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगुलर है तो शैल और विल दोनों के साथ दोनों यूज हो सकता है, लेकिन विल का प्रयोग ज्यादा होता है। तो अब हम देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, विल और वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो विल यहाँ पे सारे फ्यूचर टेंस में जरूर होगा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट था, तो वो तो हो ही गया, और फ्यूचर है तो विल हो गया। और अब यहाँ पे वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में या एस था, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में था, यहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। जब भी फ्यूचर टेंस है तो सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। सो यहाँ था राम राइट्स, राम रोट, राम विल राइट। ठीक है, एकदम इसको मैथमेटिक्स की तरह समझ लो, फिर ये कभी आप भूलोगे नहीं। अब आते हैं हम कंटिन्यूअस की बात। राम लेटर लिख रहा है, राम लिख रहा है, राम लिख रहा था, राम लिखता रहेगा। मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उस समय, भविष्य में उस समय बोलेंगे कि वो उस काम को करता रहेगा। मान लो कल आपका एग्जाम है ना, तो अगर कोई कहता है, आपको पता है कि आपका 10 o'clock से एग्जाम शुरू होने वाला है, कोई कहता है चलो कल मूवी चलते हैं 10 o'clock, तो आप क्या बोलोगे, कल तो मैं उस समय मैं एग्जाम लिखता रहूंगा। तो ये होगा कब, फ्यूचर में, लेकिन उस वक्त वो कंटिन्यूटी रहेगी, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। अब देखो कितना खूबसूरत है, आपको जो भी बात कहनी है, जिस भी तरह की बात कहनी है, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर टूल है, राइट। सो सब्जेक्ट, विल, बी और वर्ब आईएनजी। अब क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रेजेंट टेंस था और पास्ट टेंस था, सब्जेक्ट 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 होगा ही, सब्जेक्ट तो खैर सारे 12 स्ट्रक्चर में होगा। वर्ब आईएनजी और वर्ब आईएनजी कॉमन हो गया। बदला क्या, प्रेजेंट टेंस था इज आर और एम, वॉज वर अगर पास्ट था, और यहाँ पे हो गया विल बी। बस आपको ये याद रखना है। अगर तीनों टेंस को एक साथ इस तरह देखोगे तो ये 12 स्ट्रक्चर नहीं, एक्चुअली 4 ही स्ट्रक्चर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ जो मिड टर्म है वही बदल रहा है, राइट। तो सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम परफेक्ट की। सब्जेक्ट हैज और हैव वर्ब थर्ड फॉर्म था, हैड वर्ब थर्ड फॉर्म था, और विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपका थर्ड। नाउ सेम होमवर्क यू नीड टू डू फॉर दीज टू टेंसेज आल्सो। मतलब पूरे 12 स्ट्रक्चर के लिए आपको वो होमवर्क करना है, सेम सब्जेक्ट लेना है, सेम वर्ब लेना है, और 12 स्ट्रक्चर में लिखना है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो, आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है, कहीं पे आप भूल जाएं यहाँ से आप देख लें, लेकिन ये चीज आपको पक्की करनी ही है। और फिर एक बड़ा सा चार्ट बना करके ये 12 स्ट्रक्चर का आप अपने स्टडी टेबल पे, जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो, वहां पे कहीं पे सामने आप इसको पेस्ट कर दे, राइट। अब एक और जरूरी बात कि ये तो हो गए एजर्टिव सेंटेंसेस, है ना। अब जब हम इनको नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव इनसे कर सकते हैं। सो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन में देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, WH क्वेश्चंस और एक यस नो क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, आर यू गोइंग देयर, नो और यस। बट इफ समबडी इज आस्किंग यू व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो आप
वो WH वह क्वेश्चंस हो गए, तो वहां पे आप यस नो नहीं बोल सकते। तो जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं टेंस स्ट्रक्चर से आते हैं, राइट। अब और नेगेटिव सेंटेंसेस भी, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव। अगर किसी सेंटेंस को नेगेटिव करना है, मैं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, तो सिंपली आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है ये 12 के 12 स्ट्रक्चर में, उसके बाद आप नॉट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि अगर हमने कहा रोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो हम इज के बाद, इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट राइटिंग अ लेटर। यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम लेटर लिख रहे हो, तुम लेटर नहीं लिख रहे हो, जो भी कहना चाहें। रोहन वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज नॉट। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगा दें, आपके सारे सेंटेंसेस नेगेटिव बन गए। रोहन विल नॉट राइट अ लेटर, रोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, रोहन विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि बी के बाद नॉट लगाएं कि विल के बाद, तो विल के बाद। ओके, अब हम आते हैं दिक्कत कहाँ होगी। आपके जो 12 स्ट्रक्चर हैं उसमें 2 स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके सोचो और बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको टेंसेस समझने में मदद मिल रही है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे बताओ कि कौन से ऐसे 2 टेंस स्ट्रक्चर्स थे जिसमें कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। ओके, सो आई होप कि आपने पकड़ लिया होगा। सो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, है ना, याद है ना। तो अब यहाँ पे सीधा हम नॉट तो लगा नहीं सकते, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कहाँ नॉट लगाएं। तो इसके लिए हम डू, डज और डिड का सहारा लेते हैं। डू और डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट। तो रोहन डज नॉट राइट अ लेटर। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, जहां पे भी एस था वर्ब में वहां डज, और जहां पे वर्ब अकेले था वहां डू। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि रोहन डज नॉट जैसे लगा दिया, एस राइट का एस हट जाएगा, अब वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कहीं भी डज है सेंटेंस में, डज नॉट या डज राम, तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। सिमिलरली डिड हम यूज करेंगे पास्ट के लिए, तो रोहन, अब नॉट कहाँ लगा है, रोहन नॉट रोट अ लेटर तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो रोहन डिड नॉट, लेकिन जैसे डिड नॉट किया तो ये हो गया राइट। ओके, सो रोहन डिड नॉट रोट अ लेटर गलत हो गया, रोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। तो थंब रूल याद रखें कि जब भी हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू, डज या डिड के साथ है, तो कभी भी हमारा वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। ऑलवेज वर्ब का कोई और फॉर्म नहीं हो सकता। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर इंट्रोगेटिव करना है वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पे बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सब्जेक्ट के पहले ले जाओ। रोहन इज राइटिंग अ लेटर, इज रोहन राइटिंग अ लेटर। यू आर राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, बन गया इंट्रोगेटिव। अगेन दिक्कत कहाँ आएगी, वही सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर से आप डू, डज या डिड का सहारा लें। डू, डज या डिड का सहारा लिया तो अब क्या करेंगे, यहां से कुछ ले जाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हम देखेंगे राइट में एस है, तो हम करेंगे डज। डज रोहन राइट अ लेटर, सिर्फ हमने डज पहले सब्जेक्ट के पहले लिख दिया और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख दिया, और एक और चीज कर दी कि इसका एस हटा दिया। सिमिलरली यू रोट अ लेटर, अगर इसको इंट्रोगेटिव करना है, डिड यू, अब रोट नहीं डिड लिख दिया तो राइट, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, डिड यू राइट अ लेटर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बाकी सब जगह पे रोहन विल राइट अ लेटर, विल रोहन राइट अ लेटर। तो सिंपल है, कीप इट सिंपल। हर जगह पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो तो वो आपका नेगेटिव बन गया, हर जगह हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दो, वो आपका इंट्रोगेटिव बन गया। दिक्कत कहाँ आ रही थी, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में, जहां पे कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो वहां पे हमने प्रेजेंट में डू, डज का सहारा लिया और पास्ट में डिड का सहारा लिया। साथ ही हमने ध्यान रखा कि जब भी डज या डिड है तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। दैट्स ऑल क्लियर। इसके बाद अब हम जो हमने शुरू में सेंटेंसेस देखे थे देखते हैं, और देखेंगे कि अब हमारे लिए वो कितना आसान है। ये एक साथ आपके परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पूरे एग्जाम्पल्स के साथ स्ट्रक्चर्स है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो जब भी आपको कंफ्यूजन हो। अब रितु राइट अ स्टोरी फॉर दिस मैगजीन, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, रितु है, सिंगुलर है, तो राइट्स होना चाहिए।
क्लियर? रमन्ना डिड नॉट टुक हिज लंच, डिड आ गया तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो अभी अभी हमने देखा, डिड नॉट टेक। मिस्टर मेहरा इज ड्राइविंग फॉर 3 hours, कौन सा सेंटेंस है? आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन ड्यूरेशन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका स्ट्रक्चर हैज बीन, ना कि इज। माई सिस्टर हैज बीन टॉकिंग ओवर फोन फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमें कितने घंटों से पता नहीं चल रहा। आई डिड नॉट न्यू अबाउट दिस इंसिडेंट, अब देखो डिड नॉट, डिड आ गया तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, डिड नॉट नो। वेयर डिड यू वेंट, डिड तो क्या होगा, गो। सो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे बहुत सारे आप एरर्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। फिल अप द ब्लैंक्स में आपको बहुत मदद मिलेगी। हिज फादर हैव स्कोल्डिंग हिम सिंस मॉर्निंग, तो हिज फादर क्या है? अपने आप से पूछो, सब्जेक्ट क्या है? हिज फादर। सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, तो क्या होगा? हैज होगा ना, हैव कैसे हो जाएगा? अमित विल बी राइटिंग दिस बुक फॉर 2 years नेक्स्ट वीक। अब ये कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस? सबसे पहले देखो ये कंटिन्यूअस है, विल है तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में दो होता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ड्यूरेशन आ गया तो मतलब ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आया तो ये क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। स्ट्रक्चर से मिलाओ। द विलेज हैज अंडरवेंट, हैज है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, अंडरगॉन। ईच बॉय इज गोइंग फॉर द पिकनिक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ईच बॉय, और ईच बॉय जो होता है वो होता है सिंगुलर, जैसे ही ये सिंगुलर है ये क्या होगा? इज, तो ये भी गलत था। द पुलिस इज कमिंग, पुलिस कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होता है, पुलिस इज प्लूरल, सो इट इज पुलिस आर कमिंग। नो वन नो व्हाट इज गोइंग ऑन, नो वन नोज, क्योंकि नो वन अगेन सिंगुलर है, ये आपको याद रखना होगा। तो सिंगुलर है तो वर्ब अकेला नहीं एस के साथ होगा, नो वन नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। सो अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया था तो आप इनको अच्छी तरह, आप ये 12 के 12 सेंटेंसेस पकड़ पाओगे। नहीं समझा था तो मुश्किल होगा, फिर से आपको एक बार रिविजिट करना पड़ेगा वीडियो को, इसको देखिए, समझे, एंड बिलीव मी दीज टेंस स्ट्रक्चर्स आपका पूरा इंग्लिश का जो आपको लगता है ना कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, उस वीक इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बना देगी अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ के इसको याद रख सको। एंड इट इज इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक बार जब हमें समझ में आता है कि इस तरह से करना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक पैसेज भी दिया था मैंने। अब आपको ये बात समझने के बाद इसमें एरर्स ढूंढने हैं और कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको बता दूंगी कि इसमें टोटल कितने एरर्स हैं, लेकिन फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू फाइंड आउट, इसको आप जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस पैसेज में कितने सारे एरर्स हैं, कहाँ कहाँ पे। If you are preparing for any competitive exam, you can prepare with iExamB 50% faster. बाई चांस अभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्लैट 60% ऑफ ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, एंड ऑल्सो इन सम कोर्सेज लाइक नबार्ड डीए मीन्स का अभी एग्जाम होने वाला है, उसका जो क्रैश कोर्स है उसके लिए आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है। सो आप जरूर इस मौके का फायदा उठाएं। इफ यू नीड गाइडेंस फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन कॉल एट 9205524028। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।